नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि आज सीएम योगी के जनता दरबार में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक जनता दरबार के अंदर पहुंचता है और बोलता है कि उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया है। जैसे ही खबर मिलती है वहां पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी है तुरंत उस युवक को लेकर के जाते हैं और एम्बुलेंस से उसको सिविल अस्पताल में लेकर के जाते हैं। एम्बुलेंस से जैसे ही वो सिविल अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं डॉक्टर उसके इलाज में जुट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो युवक की है वो जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें इस युवक की तरफ से जो पत्र मिला है उस पत्र के माध्यम से उसने जो भाजपा के विधायक है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाया और उनके ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर उनको वो प्रताड़ित करते हैं और यही नहीं उन्होंने गुंडा टैक्स की बात भी कही है कि नंदू टैक्स भी वहां पर लिया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो एक कलश यात्रा निकाली गई थी वो सरकार गिराने की साजिश थी। इसी को लेकर के वो उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात उजागर की थी जिसके बाद से उनको तमाम धमकियां मिल रही थी और यही कारण है कि आज वो सीएम आवास पहुंचे थे और वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पे मौजूद जो अंदर जब वो पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने लोगों से बताया कि मैंने आज जहर खा लिया है। उसके बाद पुलिस मुस्तैद होती है। वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं जब युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये नहीं जानकारी मगर ये अपना एप्लीकेशन लेकर आए थे वहाँ से काट के लिए। वो एप्लीकेशन आपके पास है? हाँ एप्लीकेशन लेके आओ। ठीक है। अंदर भी एप्लीकेशन ले गए। हाँ जी भैया, मैं टीवी से हूँ। बिल्कुल जिस तरीके से ये खबर है क्योंकि सीएम आवास के जनता दरबार के भीतर इस तरीके से जब खबर आती है तो सारे अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिलहाल जो युवक है उसकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है और ये रिटायर्ड फौजी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरी पूरी की पूरी घटना घटित हुई ऐसे में जो वहां पर सीएम आवास में सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार किस तरीके से एक युवक जहर खा करके सीएम आवास के अंदर जनता दरबार में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जितने भी अधिकारी थे पुलिसकर्मी थे वो मुस्तैद थे जिसकी वजह से एक युवक की ना सिर्फ जान बची बल्कि कोई दूसरी बड़ी घटना होने से बच गई। क्योंकि कल देखा गया था कि किस तरीके से दिल्ली की जो सीएम है उनके ऊपर भी हमला हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस युवक ने एक बीजेपी विधायक पर ही आरोप लगाया है और बीजेपी विधायक पर आरोप नहीं लगाया बल्कि उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि वो सरकार गिराने की साजिश को लेकर के कलश यात्रा निकाल रहा था। और जिस तरीके से देखा गया है नंद किशोर गुर्जर किस तरीके से बीजेपी के ही खिलाफ और कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं तो अपनी सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन आज एक युवक ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं अब देखने वाली बात होती है इस पर क्या कार्रवाई होती है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे साथी ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए अखंड, दो खबरें हैं। एक खबर जो है बताना चाहेंगे, प्रतापगढ़ के इस समय मीडिया कप चल रहा है और उसमें कल दो मैचेस खेले गए जिसमें S911 ज्ञानेंद्र की टीम विजेता हुई। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं। आज फिर से मैच है लेकिन दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक चर्चाएं बड़ी गर्म थी और प्रतापगढ़ शहर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही गर्मी का माहौल था। एक ब्लॉक प्रमुख जिसने भारी सड़क पे तांडव किया और उसके बाद वहां से आराम से पुलिस के सामने से निकल जाता है। प्रतापगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई और पूरी नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम किया गया। किस तरीके से पूरा नाटकीय ढंग चला। अब एक मोड़ और चल रहा है कि एक जमानत तो मिली लेकिन और मुकदमों में जमानत नहीं मिल पाई। 48 घंटे का रिमांड, पुलिस रिमांड दिया गया है। एक सोर्स दिखा देता हूं कि मैं प्रतापगढ़ कोतवाली में ही हूं और वहीं पर इस समय सुशील सिंह को रखा गया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है कि क्या पूछताछ हो रही है, अब ये आने वाले पता चलेगा। पुलिस दाखिल करेगी कि आखिर पूछताछ क्या कर रही है। गिरफ्तारी के दिन भी उन्होंने पूछताछ की थी। एडिशनल एसपी ने पूछताछ की, कप्तान ने पूछताछ की और आज 48 घंटे का रिमांड लिया गया है। पुलिस ने पट्टी कोतवाली न ले जाकर के प्रतापगढ़ के जो है कोतवाली में रखा गया है, नगर कोतवाली में।
अभी उसके 2 गुर्गे फरार चल रहे हैं और जितने सुशील सिंह के गुर्गे थे वो जेल में है। सुशील सिंह से पूछताछ अंदर चल रही है। मेरे पास कुछ शॉट्स हैं, मैं उस शॉट्स को दिखाना चाहूंगा जब सुशील सिंह को जेल से निकाला गया। और सबसे बड़ी बात, जब सुशील सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उसकी ऑडी कार को प्रतापगढ़ पुलिस जो है नहीं पा पाई। अब इतने दिनों बाद जो ऑडी कार है वो बरामद की है लखनऊ से। जो सूचना है लखनऊ से, अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी आधिकारिक बयान कोई आया नहीं है। लेकिन ऑडी कार की विजुअल्स है, सुशील सिंह के जेल से निकलते हुए विजुअल्स है। मैं चाहूंगा कि वो एक बार विजुअल्स। बिल्कुल अखंड, देखिए आपने पूरे तरीके से देखा होगा, ये जो ऑडी कार निकल रही है कहीं ना कहीं किसी मॉल या किसी सोसाइटी की लग रही है कि वहां पे ये गाड़ी खड़ी की गई थी। सोचिए इतनी धूल, इतने दिनों से उस गाड़ी पे धूल पड़ रही थी। अगर मॉल में खड़ी थी तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा उन कर्मचारियों से कि इतने दिनों से गाड़ी खड़ी थी, आप क्या भनक नहीं लग पाई। और दूसरी चीज, प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा कि जब गिरफ्तारी हुई तो ऑडी कार के बारे में क्यों नहीं पूछा गया। अब आपको ऑडी कार मिल रही है तो सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर भी खड़ा होगा, क्योंकि लगातार प्रतापगढ़ पुलिस चर्चाओं में रही है। देखा गया हथगवा में किस तरीके से नीति ढंग से 2 दरोगा 1 सिपाही जो है 3 चोरों को पकड़ते हैं। तो देखिए प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त सुर्खियों में रही है, चाहे वो सपा गवर्नमेंट हो चाहे वो योगी गवर्नमेंट हो। हर एक गवर्नमेंट ने अपने नाटकीय ढंग से चलती रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब सुशील सिंह से पूछताछ की जा रही है, क्या पूछताछ करते हैं। जो उसके 2 गुर्गे फरार है, 25,000 का इनामिया भी है, क्या वो उसके बारे में जानकारी लेंगे या और भी कुछ जानकारी लेंगे। कई मुकदमे सुशील सिंह के ऊपर लादे जा चुके हैं, कई मुंबई से लेकर के प्रतापगढ़ और अन्य शहरों में भी मुकदमे लिखे जा चुके हैं। तो और भाजपा से ज्वाइंट कनेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं बड़े कनेक्शन की भी बातें आ रही हैं। देखा गया 5 दिन तक फरार रहा, वो 5 दिन बाद 6वें दिन नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी की जाती है। इसी कोतवाली में जहां मैं खड़ा हूं, इसी कोतवाली से एक कोतवाल घूस लेते हुए आईजी ने जांच किया। जांच के दौरान इसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। सुशील सिंह को गिरफ्तार कर लिए हैं एक कोतवाल जो कि उनका खासम खास कह सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट का है। जयचंद भारती की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो सवालिया निशान हर एक चीज में खड़े होंगे। प्रतापगढ़ पुलिस करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, आज तक कुछ समझ में नहीं आता है। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए अगर समझ में आ जाता तो प्रतापगढ़ पुलिस को तो इस तरीके के सवाल उसके ऊपर खड़े नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ पुलिस जो इस वक्त मुस्तैदी दिखा रही है और रिमांड पर लेकर के आरोपी से पूछताछ करने जा रही है, अगर ये कुछ पहले ही करती तो और भी ज्यादा बेहतर होता। शायद इस तरह की घटनाएं होने से रोक सकती है पुलिस। लेकिन अपने काम से ज्यादा अपराधियों को या रील बनाने के चक्कर में, खुद पॉपुलर होने के चक्कर में इस तरीके के काम करने में अगर व्यस्त है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पूछताछ की है पुलिस ने, शायद तभी जो ये गाड़ी है वो जहां भी खड़ी थी, चाहे वो अपार्टमेंट में खड़ी थी, किसी मॉल में खड़ी थी, जहां भी खड़ी थी वो मिल पाई है। ठीक है, काबिले तारीफ है। रिमांड पे भी लिया आपने, 48 घंटे पे आप क्या निकलवाते हैं, किस चीज की पूछताछ करते हैं तो बाद में आप बताएंगे। लेकिन अगर ये सारे कार्य अगर आप पहले कर लेते तो शायद इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है और आपके ऊपर सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो शायद नहीं उठते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी के नेता से जुड़ी हुई खबर है। और जिस तरीके से एक नेता के ऊपर इस तरीके गंभीर आरोप लगते हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली की सबसे बड़ी खबर एक ऐसी खबर है जिसे देख आप भी शायद एक बार हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो ये चर्चाओं का विषय रहा है और विपक्ष ने भी इस पे कई बार प्रेजेंट
सरकार के ऊपर हमला बोला, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे जो है कई ऐसी सरकारें रही, क्योंकि ये हमारे अन्नदाताओं से जुड़ी हुई खबर है। हमारे पास एक तस्वीर है, पहले वो तस्वीर आप देख लीजिए, फिर आपको शायद कुछ पिक्चर ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो मैं उसको स्पष्ट भी करूंगा कि एग्जैक्टली है क्या और क्या चल रहा है। अखंड, ये शहर में सिविल लाइन से अगर बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, गोरा बाजार पड़ता है सिविल लाइन से, और वहां पे एक खाद गोदाम है, और यहाँ पे खाद का आता है, सरकार की तरफ से गोदाम में रखा जाता है। और सुबह से, क्योंकि जिस तरीके से अभी खेती बाड़ी चल रही है, पिछले 2 महीनों से बात करें तो धान लगे हुए हैं, लोगों की उसमें धान की रोपाई हुई है, और खाद की सख्त जरूरत है किसानों की। तो किसान खाद गोदाम पे जाता है, सुबह से 3 बजे से लाइन में लगता है, और शाम को मायूस होकर, निराश होकर, थक हाक कर अपना खाना तक नहीं खाता, वो खाद नहीं मिलती और वापस आ जाता है। ये कई जगह देखा गया, और ये प्रदेश भर में ये बड़े स्तर पे देखा गया है। लेकिन आज उसकी एक तस्वीर आई है, और तस्वीर में आपने देखा जिस तरीके से जब कैमरा चला मीडिया कर्मी का, तो उस कैमरे पे भी हाथ लगाया गया, लेकिन फिर भी ये तस्वीर कैद हो गई। और जब कैमरा चला तो उस गाड़ी से खाद को निकाला गया। पहले वो खाद लोड किया जा रहा था वहां के अपने कर्मचारी के, IBC 24 इसको क्लियर नहीं करता, लेकिन वहां के अपने कर्मचारी हैं जो अपनी कार में खाद को ले जाकर पैक कर रहे हैं, और इसका संज्ञान नहीं है विभाग को। तो ऐसी चीजें आए दिन देखने को मिल रही हैं कि आप इन तस्वीरों को देख के, जो अन्नदाता है हमारे देश का, उसी के जेब में डाका डाल रहे हो। वो लाइन में सुबह लग रहा है मायूस, और होकर सुबह घर चला जा रहा है शाम को। ऐसे विभाग को, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर इतना बड़ा चाबुक चलना चाहिए कि शायद इनकी कई सारी नस्लें याद करें। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे दावे होते हैं अन्नदाताओं को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जाती है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेगी, खाद ही नहीं मिल पाएगी, लंबी कतारों में लोग लगे रहेंगे, सुबह से शाम अपनी बारी का इंतजार करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? क्या कुछ अन्नदाताओं के लिए सरकार को करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि सरकार लगातार काम करती है, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो विभाग में ही कार्यरत लोग हैं या जिनकी कंधों पर जिम्मेदारी है, वही अगर आंख मूंद लेंगे या फिर कालाबाजारी में जुट जाएंगे, तो कैसे अन्नदाताओं की जो समस्याएं उसका हल करेंगे? सरकार क्या करेगी? क्या हर जिले में जाकर के जहां पर खाद मिलती है, क्या हर दुकान पे जाकर के बैठेगी क्या? सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, लोग किसानों को ना देकर के किसी और को ब्लैक पे बेच रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। क्या वो इंतजार, क्या यह हमारे देश का अन्नदाता लाइन में खड़े होने के लिए आया है? वो अपनी, जिस वक्त लोगों को खेत में होना चाहिए, अगर वो लाइन में अपना पूरा दिन बिता दे रहा है, तो कैसे काम चलेगा? क्या वहां के कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस पर कुछ बोलने का उन्होंने कुछ जहमत उठाई है इंद्रवीर? उनसे जब ये सवाल पूछा उनसे आपने, तो क्या उन्होंने इस पर कुछ कहा है अभी तक, या फिर वो भी मौन धारण करके बैठे हुए हैं और अन्नदाताओं की जो परेशानी है, समस्या है, उस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? अभी देखिए खंड, अभी इस पे बात हुई है, और बात में ये कहा गया है कि ये खाद ले करके उतारी जा रही थी। अब मैं इस पे एक इनका तर्क जो है, जो दिया है इन्होंने कि ये खाद उतारी, क्या खाद गोदाम में अल्टो से आती है? क्या खाद गोदाम में खाद जो है कार से आती है? निजी कार से लेके आते हैं? अरे बेवकूफ किसको बना रहे हैं? मीडिया को बेवकूफ बनाएंगे? अरे बना भी रहे होते, किसी कारणवश तो हाथ पे कैमरे पे हाथ लगाएंगे आप, तो साफ दर्शाना ना आपकी जब चोरी पकड़ी जा रही है, तो आप उसको तर्क दे करके आप उसको सिद्ध करना चाहेंगे। तर्क तो है नहीं आपके पास। जो जिम्मेदार, जी, जिले के जो जिम्मेदार बैठे हैं, उन्होंने अपना मुंह अभी तक नहीं खोला है, और खोलेंगे। ये IBC 24 की खबर ब्रेक होते ही इस पे कार्रवाई होगी, और DM हर्षिता माथुर हमेशा से संजीदा है। ऐसी खबरें जब उनके पास जाती हैं और वो मोनिट करती है, तो उस पर एक्शन होता है। 110% DM हर्षिता माथुर IBC 24 की खबर पे संज्ञान लेती है। क्यों? क्योंकि IBC 24 जनता से जुड़ी खबरों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, और उनके लिए उनकी लड़ाई में खड़ा है। तो हम ऐसी खबरों से कभी पीछे नहीं हटेंगे, और आने वाले समय में इनके जो आला अधिकारी बैठे हैं इस गोदाम में, उनके ऊपर चाबुक चलेगा, और
उस खबर को संज्ञान में लेकर डीएम कहीं ना कहीं ऐसी अपेक्षा है कि उस पर काम भी करेंगी और करती भी है। जी बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है, तो जिले की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसे में कहीं पर कोई गलत चीजें हो रही हैं, वो भी अन्नदाताओं से जुड़ी हुई, तो इस पर कोई ना कोई ऐसा कड़ा प्रहार जरूर उन लोगों पे करना चाहिए कि जिससे उनको कम से कम याद रहे कि एक कोई जिलाधिकारी था, ऐसा करने पर हमारे खिलाफ उसने कड़ा एक्शन लिया है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए तमाम ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों को, अन्नदाताओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी देखिए अखंड जी, आज हम बताना चाहिए, हम हरदोई के जो सरकारी रोडवे बस अड्डा पर खड़े हैं, जहाँ पर योगी सरकार महिलाओं और पुरुषों को लेके गाड़ियों को असुविधा का सामना न करना पड़े, कई कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताएं कि गाड़ियां जो भी हैं B4 B6 की चलाई जा रहे हैं। आज हम इस गाड़ी के पीछे देखिए, इसमें लिखा हुआ है हरदोई, तिहानी, महगलगंज, लखीमपुर। इस गाड़ी का हम पूरा रियलिटी चेक आपको हम अंदर करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये आप देखिए, हम इसके गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। जी अगर ये हम इसमें आपको लाइव तस्वीर चैनल पर भेज रहे हैं। देखिए ये जो गाड़ी जो है अभी ऊपर, तो यहाँ पर जो योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़े सख्त निर्देश दिए कि गाड़ी जो भी है किसी महिला को असुविधा का सामना न करना पड़े। और यहाँ पर जो 3 चीजें तो खास जरूरी होनी चाहिए। नंबर 1 तो अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, जो यहाँ जो होना, और दूसरी बात यहाँ पर जो दवाई मेडिसिन किट होती है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर पेटिका जो पेटिका होती है वो भी होनी चाहिए। हम यहाँ पे ड्राइवर साहब को जानकारी करेंगे, तो आप पूछेंगे उनसे, अच्छा आपकी गाड़ी में ये पहले बता B4 गाड़ी है B6 है, इसमें जो गाड़ी के अंदर जो मेडिकल किट होती है वो कहाँ पर है, वो दिखाने को सामान खोल के दिखाइए जरा। देखिए ये इसमें ये मेडिकल जो ये तो खाली है, ये देखिए इसमें ये मेडिकल खाली रखी हुई है। डिब्बा तो है लेकिन खाली है। जी जी खैर, अब और यहाँ पर जो अग्निशमन जो से अगर गाड़ी में आग वगैरह लग जाए वो कहाँ पर है, सिलेंडर हम दिखाएंगे हमको। जी दिखाएं, थोड़ा निकाल के दिखाएं। जी आपको, जी जी एक पीछे बिल्कुल लगा पीछे। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम बात करें यात्रियों की सुविधाओं के लिए, तो यहाँ जो यात्रियों को मेडिसिन होती है, एक पेटिका लगाई जाती है जिसमें यात्री शिकायत डालते हैं, वो कहाँ पर लगी हुई है। तो वो यहाँ पर खैर यहाँ पर जो सबसे बड़ी आप लोगों की एक लापरवाही हम बताए देखने को मिल रही है। नंबर 1 बात तो यहाँ पर जो किट होनी चाहिए उस किट में दवाई नहीं रखी हुई है। दूसरी बात हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो शिकायत पेटिका थी वो पेटिका भी यहाँ पर नहीं है। ये अफसर की यहाँ की बहुत बड़ी लापरवाही देखो। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग को योगी सरकार सुविधा दे रही है बस पर चलने के लिए, यहाँ पर दवाई वगैरह अगर आप बीमार जाते हैं, यहाँ पेटिका जो दवाई नहीं रखती उसके आप क्या ऐसे होनी चाहिए जी। तो थोड़ी बहुत परेशानी है तो उसके लिए तो होनी चाहिए। जी जी। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ वैसा बड़े भाई यहाँ पर जो दवाएं वगैरह जो होती हैं या शिकायत पेटिका भी नहीं लगी है, अगर कोई शिकायत होती है तो आप किसमें डालेंगे, क्या कहेंगे आप? शिकायत के लिए जो होना चाहिए अनिवार्य होना चाहिए, वो अपनी शिकायत पर्ची लिख के उसमें डाल दें जी, ताकि अधिकारी तक सूचना पहुंचे या किसी प्रकार से किसी पेशेंट को सवारी को कोई दिक्कत होती है तो उसमें चालक उसको देखे, उसको उस तरह से रिव्यू करे। तो हमारे साथ और भी एक बहन बैठी, बहन से पूछेंगे, बहन एक बात बताइए, यहाँ पर जो शिकायत पेटिका नहीं लगी है, मेडिसिन भी नहीं है, अगर बाई चांस तो बीमार होता तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जी जी भैया, ये यहाँ पर जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आदर्श सबसे बड़ी बात है कि जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी हो सकती है, और जो किट है बॉक्स लगा है, अगर उसमें उस किट ही नहीं उपलब्ध है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारी चीजें परिवहन विभाग करता है, और जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाती है, और जहां तक हर बस में इस तरीके की जो किट है उसको उपलब्ध रखने की बात की जाती है, लेकिन बॉक्स तो है उसमें मेडिकल किट है ही नहीं, तो उस बॉक्स का मतलब क्या है, या फिर अगर मेडिकल किट नहीं है तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि तमाम ऐसी चीजें घटनाएं घटित होती है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन उत्तर प्रदेश में प्राइवेट बसों में जिस तरीके से दुर्घटना घटी है, वहां पर कई सवाल खड़े हुए। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो
कुछ चीजें होती है, गैजेट्स भी होता है कि किसी को कोई परेशानी होती है, जो जरूरत की चीज होती है, अगर वो नहीं है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और कम से कम इस खबर के बाद अगर हरदोई प्रशासन के लोग इस खबर को देख रहे हो, तो परिवहन विभाग के लोग इस खबर को देख रहे हो, तो कम से कम देखिए और जो निरीक्षण किया जाता है ना, उस बसों में जाके निरीक्षण कीजिए कि जो मूलभूत सुविधाओं उस बस में उपलब्ध होनी चाहिए क्या है भी, या फिर दिखावे के लिए एक बॉक्स बना दिया गया है, उसके अंदर पूरी की पूरी खाली चीजें, वहां पर कोई किट उपलब्ध ही नहीं है। तो जिस तरीके से आदर्श ने दिखाया है, एक बस है और बस के अंदर ये लाइव तस्वीरें हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो कम से कम परिवहन विभाग को इस तरीके के जो भी हो कम से कम निरीक्षण करना चाहिए और समय समय पर जो भी इस तरीके की चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं उसको उपलब्ध कराना चाहिए। और अगर किसी वजह से छूट गई है तो कम से कम वहां पर उपलब्ध कराने की जरूरत है। कुछ कहना चाह रहे हैं आदर्श? हमारे साथ भाई साहब हैं, यहाँ पर हमसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जो गाड़ी को लेकर जिसमें जो किट नहीं है या दवाएं नहीं है, यहाँ पर जो तैयारी पत्र नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे भाई साहब जी? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल आपको बहुत बहुत सराहना के पात्र हैं। आपका चैनल भी सराहना के पात्र है। आपका सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रोडवेज बसों में जो 3 मुख्य मतलब जो भूमिकाएं होती हैं, शिकायत पेटी है, मेडिकल किट है और एक्सपायरी रखते हैं ये लोग, जो फायर एक्सटिंग्विशर का मामला है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में अब ये लोग तो कहते हैं, हालांकि लोगों के पास किट नहीं लगी है फायर एक्सटिंग्विशर से, और लेकिन कह रहे हैं कि उसमें है, लेकिन है नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि 1-1 साल पुराने फायर एक्सटिंग्विशर हैं। और आप क्योंकि पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक पदार्थ होता है वो 1 साल में अपने आप खुल जाता है, खत्म हो जाता है। वो लगता भरा है लेकिन वो आउटलेट होता है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप V4 और V6 गाड़ियां जो बिल्कुल नई है वो चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको गाड़ी कम से कम पूरी मेंटेन रखना चाहिए। मेडिकल किट कोई 100-200 रुपए का सामान होता है, बाकी इन्वेस्टर है, ये आपको रोडवेज देता है, ये रखना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, वो हम आपके चैनल के माध्यम से ये चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने मतलब खासतौर से आदर्श ने जो ये काम किया है कि पब्लिक से भी बात की है, तो पब्लिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है इस मामले में कि जिस गाड़ी पर आप सफर कर रहे हैं उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये गाड़ी हमारी तरह पूरा सिक्योरिटी है कि नहीं। इसको सवाल करना चाहिए कंडक्टर से या बस के ऑपरेटर से, ड्राइवर से, कि क्या इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, मेडिकल किट है कि नहीं है, शिकायत पेटी है कि नहीं है, नंबर का लिखा है कि नहीं है। तो ये सब जरूरी चीज है। दूसरी बात एक और बता दें, आपने और भी कई गाड़ियां देखी होंगी जिसमें एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, चाहे पान मसाले के, चाहे तरह तरह के सर्फ डिटर्जेंट आय जो होती है वो रोडवेज लेता है। बिल्कुल आदर्श, हमारा बहुत जरूरी चीज है, सारे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी लोगों को जागरूक बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जागरूकता से ज्यादा, यात्रियों की जागरूकता से ज्यादा परिवहन इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से मेडिकल किट के लिए जो बॉक्स बना है वहां पर मेडिकल किट है ही नहीं, तो हो सकता है जो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर रखे गए हो वो भी खाली ही हो। बिल्कुल वाजिब ये सब हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की संभावनाएं बहुत अधिक है। लेकिन कम से कम लोगों को साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो परिवहन विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखें खुली होनी चाहिए और कम से कम उनको इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं बस के अंदर आम यात्रियों के लिए होनी चाहिए वो है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको वहां पर उपलब्ध कराया जाए। और अगर किसी कारणवश लगातार लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए और ऐसे बिंदुओं को हर एक नागरिक के साथ साथ परिवहन विभाग के जिम्मेदारों के ऊपर और जिम्मेदारी बनती है कि ये चीजें हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं परिवहन विभाग के उन तमाम दावों पर जो जनता और यात्रियों के हितों के लिए परिवहन विभाग लगातार दावे करता है। लेकिन आज के लिटमस टेस्ट ये यूं कहें जो आपने लाइव रिपोर्टिंग की है वहां पर दिखाया है कि किस तरीके से बॉक्स तो है पर बॉक्स के अंदर किट नहीं है, और ये मान सकते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा हो सकता है उसमें भी कुछ ऐसे ही चीजें हो। लेकिन इतना जरूर है कि परिवहन विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं कम से कम इस पर कोई कार्य करें और समय समय पर निरीक्षण किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? जगन, संभल में जो जुनावई थाना क्षेत्र है वहां पर एक गांव है। उस गांव में जो है एक व्यक्ति की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो उस व्यक्ति का कसूर सिर्फ इतना होता है कि ठेकेदार से अपने बकाया रुपए मांगने को लेकर झगड़ा होता है, और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि उसको सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह बेरहमी से पीटा जाता है, और माँ उसको जान से मारकर आरोपी जो है वहां से फरार हो जाते हैं। अनिल, कौन है वो आरोपी जिन्होंने इस तरीके से पैसे के लेन देन के चक्कर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी? कौन है वो लोग? क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है या फिर अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है वो?
ये अखंड आरोपी जो हैं, जो बताया जा रहा है, जो पीट कर भाग गया है, वो एक ठेकेदार है जो कि मकान के लेंटर और जो बनाने का जो काम होता है उनको उनका ठेका लेता है, और उसी ठेके को लेकर, बकाया को लेकर उसके रुपए आ रहे थे जिसको वो बकाया मांगने गया था। और झगड़ा यहाँ तक हो गया कि, और सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि अब से 1-2 दिन पहले भी लेंटर को लेकर और रुपए पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसका कि जूनावई थाने में बैठकर पुलिस ने समझौता करवा दिया था। लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद फिर दोबारा वही मंजर सामने आता है और इस बार उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अखंड, क्या अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? जी अखंड, अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि तलाश जारी है, जल्द से जल्द आरोपी जो है हमारे पकड़ में होंगे। एक और खबर आपसे जानना चाहेंगे अनिल, क्योंकि जिस तरीके से संभल के सांसद के ऊपर बिजली चोरी का मामला चल रहा था, उसमें फिलहाल जून में उनको राहत मिली थी, आज उस मामले में सुनवाई है। क्या कोई इंटरनल खबर है आपके पास, इस पर क्या हो सकता है? जी, अभी सुनवाई है, हालांकि जो उनके पक्षकार हैं वो अभी आए नहीं है। शाम को 4-5 बजे तक वो आएंगे, अपना जो है, जो साक्ष्य हैं उनको रखेंगे। रखने के बाद में जो फैसला होता है, जो या तारीख मिलती है या कोई निर्णय होता है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को जरूर बताएंगे अपन। हाँ बिल्कुल अनिल, इस खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि फिलहाल जून में उनको राहत जरूर मिली थी, और आज उस पर क्या इनकी राहत आगे कंटिन्यू रहती है या फिर कुछ और फैसला और डेट निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर लीजिए इमरान। हेलो, बताइए इमरान। आवाज आ रही है अखंड? जी आ रही है आवाज, आप बताइए बताइए। इमरान अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से, आपका म्यूट हो गया साउंड। आ- आवाज आ रही है अखंड? इमरान आ हेलो, रही है, बताइए। हाँ इमरान बताइए बताइए। देखिए अखंड, बिजनौर के थाना किरतपुर के ग्राम हमीदपुर माखन में एक मामला 4 दिन पहले सामने आया था, जहां एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी कर ली थी। लेकिन आज जो है उसका मोबाइल जब अनलॉक हुआ तो मोबाइल में एक वीडियो सामने आई, जो कि परिवार ने देखी और परिवार में कोहराम मच गया। जिस वीडियो में उसने मरने से पहले अपना एक बयान दिया था कि वो गांव के ही 4 लोगों ने उसको वो जो है प्रताड़ित किया है, जिसके कारण वो जो है जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे रहा है। जिसमें से उन 4 लोगों में से एक लड़की है और 3 उसके परिवार वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और आज जो है वो लोग जो है आकर के एसपी से मिले, और एसपी से मिलने के बाद एसपी ने जो है चारों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश कर दिए हैं। अब देखना ये होगा अखंड कि उन चारों की कब तक जो है गिरफ्तारी होती है। वही परिवार जो है अभी एसपी की इस कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। जी अखंड। इमरान, एक सवाल ये है कि क्या जो पीड़ित परिवार है जिसने एसपी के पास शिकायत की थी, क्या तो संबंधित थाने में जाकर के उसने कोई शिकायत की थी कि वहां पर उसकी फरियाद बिल्कुल सुना गया या नहीं सुना गया? उसके बाद वो एसपी के पास पहुंचा बिल्कुल और एसपी ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। बिल्कुल अखंड, वो लोग थाना इंचार्ज से ही मिले थे, और थाना इंचार्ज ने जो है उन लोगों को जो है एक चिक काट के दे दी थी, जो कि आत्महत्या की धाराओं में उस टाइम पे जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन वो लोग जो है दोबारा थाने नहीं गए, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। इसीलिए उन्होंने जो है एसपी अभिषेक झा के और कार्यालय में पहुंचे, और एसपी अभिषेक झा को वो वीडियो दिखाई और पूरी बात बताई। जिस कारण एसपी अभिषेक झा ने जो है उनकी बात सुनते ही परिवार को जो है संबंधित थाने में भेजा, और थाना इंचार्ज को जो है आदेश किए कि इसकी बारीकी से जांच कर और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जी अखंड। सबसे बड़ी बात है, दिक्कत ये है इमरान कि देखिए, तो ये कर्मचारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो सुनते ही नहीं है। उनको साक्ष्य अगर दिखा दिए जाए तब भी ना जाने उनको किस बात का इंतजार रहता है। क्या केवल हर मामले में बड़े अधिकारी ही आएंगे तभी उसके बाद लोगों की सुनवाई होगी? अगर इसी तरीके से लोग बिल्कुल अखंड। परेशान होकर के
बड़े अधिकारियों के दफ्तर में जाएंगे और वहां पर अपनी बात सुनाएंगे। उनकी आप बीती सुनने के बाद बड़ा अधिकारी अपने निचले कर्मचारी को या अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आदेशित करेगा कि आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखिए। अगर आपके पास इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है, बिल्कुल आप जांच कीजिए। जांच अधिकारी है आपके पास, किसी न किसी को नियुक्त किया जाएगा। उस जांच में जो चीजें निकल करके सामने है उसके बाद आप निर्णय लीजिए। पर प्राइमा फसाई अगर दिख रही है तो कम से कम मुकदमा तो दर्ज कीजिए, पूछताछ तो कीजिए कि बस टहला देना लोगों को। शिकायत कौन लेके जाता है? परिवार बिल परेशान होता है, जिसने अपना बच्चा खोया, भाई खोया, उसकी परेशानी को कौन समझेगा? अगर वो आपके पास जाता है, उसके मोबाइल में उसकी कुछ वीडियो फुटेज मिलते हैं और आत्महत्या करने से पहले अगर इस तरीके का वो बयान देता है, तो कम से कम पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी के पास जाने के बाद अगर इस तरीके से न्याय मिलेगा कि कार्रवाई होगी, तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल अलग बात है कि जांच करने के बाद चीजें निकल करके कुछ और भी सामने आती हैं। पर प्राइमा फसाई कम से कम जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, कम से कम उसको भी तो उसपे भी तो संतुष्टि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि आपने छोड़ बिल्कुल दिया अखंड आत्महत्या कर ली, तो कोई वजह होगी ना कि ऐसी आत्महत्या कर ली। बिल्कुल अखंड परिवार का साफ तौर से कहना है कि हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि हमारे बच्चे को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने पहले भी कहा था कि उसका जो है किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उसके परिवार वाले जो है उसको जो है प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसके जो है आत्महत्या का रूप दे करके उनका आत्महत्या का जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। और इसी बात को लेकर के थाना इंचार्ज से जो है परिवार नाखुश दिखाई दिया और आज जो है एसपी अभिषेक झा के कार्यालय पहुंचे और एसपी अभिषेक झा को वो वीडियो दिखाई जो कि मृतक ने खुद ने अपने मोबाइल से वीडियो बना करके और जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसमें जो है उसने अपनी जो है जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो बिल्कुल किसी के जी लिए अखंड। बहुत पीड़ा की बात होती है इमरान, उसके परिवार वालों के लिए बड़ी पीड़ा की बात होती है। कुछ लोग ना जाने क्यों अपनी ज़िम्मेदारी से भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जो उनके कंधों पर ज़िम्मेदारी है लोगों को न्याय दिलाने की, ना जाने क्यों उस पर नाकाम करके वो किसी और अपने तरीके सोचने लगते हैं। कम से कम प्राथमिकी दर्ज करके उन पीड़ित परिवार की शिकायत पे ही कोई काम करना चाहिए था। जाँच-पड़ताल करते, पूछताछ करने में अगर कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आती तो अलग बात समझ में आती। लेकिन इस तरीके से जो अगर बड़ा अधिकारी निर्देशित करेगा तो आप एफआईआर लिखी जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? क्या मुख्यमंत्री के पास जाकर के शिकायत का समाधान होगा? या फिर मंत्री के पास जाने के बाद होगा? या फिर सांसद विधायक के पास होगा? कम से कम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इसी वजह से तमाम सवाल खड़े होते हैं और कोई भी हो, वो सवाल खड़े करता है और सरकार पर सीधा का सीधा सवाल उठाता है कि किस तरीके से जो बिल्कुल काम अखंड करने वाले लोग हैं, वो काम नहीं करते। बिल्कुल अखंड मैं वो वीडियो भी मैंने आईबीसी 24 को भेजी हुई है। आप आईबीसी 24 से मैं कहना चाहूंगा वो जो मृतक ने अपने मरने से पहले वो वीडियो वायरल की थी, उस वीडियो को जो है प्ले करने की कोशिश करें। जी अखंड। हाँ, बिल्कुल इमरान, वो खबरें चलेंगी भी, वो वीडियो भी है और हम उसको दिखाएँगे भी किस तरीके से वहाँ पर लोग जो पीड़ित परिवार है वो शिकायत कर रहा है, लेकिन उस शिकायत का जो थाना इंचार्ज है उस पे संज्ञान ना लेकर के उनको जो कार्रवाई करनी चाहिए नहीं की, जिसकी वजह से परेशान परिवार पहुँचता है एसपी के पास, उसके बाद कार्रवाई होती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, पूरी खबर हम बिल्कुल दिखाएँगे अपने दर्शकों को क्योंकि एक बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से एक पीड़ित आत्महत्या कर लेता है कुछ लोगों के परेशान होकर के और जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को होती है, तो उसके बाद वो न्याय की गुहार लगाते हुए थाना इंचार्ज के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो उनकी गुहार सुनने की बजाय किसी और मामलों में ही वो कार्रवाई करता है। लेकिन इस देश में न्याय जिंदा है और तमाम ऐसे लोग हैं जो सच्चे लोग हैं, जो आज भी न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और चाहे उसमें तमाम ऐसे लोग हैं। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से जरूर भागते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए और आगे नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान। हम इस खबर को दिखाएंगे और बताएंगे भी किस तरीके से कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए किसी को न्याय दिलाने में उनकी जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें कितना पीछे रह जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आपको बता देते हैं क्योंकि मॉनसून से संबंधित है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश ने कहर मचाया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में, उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत खराब हैं। वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं और राजधानी लखनऊ में भी ऐसे कई गाँव हैं जो इस वक्त पानी की चपेट में आ चुके हैं, वहाँ पर भी पानी लगा हुआ है। कई ऐसे गाँव हैं जो कहीं न कहीं कट चुके हैं, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा है उन लोगों को जो मूलभूत सुविधा के लिए जो भी ज़रूरत की सामान है, वो वहाँ तक पहुँचा रहा है। आपको बता दें मौसम विभाग ने 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और आज से या यूँ कहें कल से एक बार फिर से मानसून वापसी कर सकता है और जो औसत बारिश होनी चाहिए थी, वो अब तक पूरी कर ली है। तो कहीं न कहीं जिस हिसाब से बारिश हो रही है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जा रहा है और कानपुर का जो गंगा बैराज है, वहाँ भी उसको गेट खोल दिए गए हैं और वहाँ से पानी निकल रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी जो खतरे का निशान है, वो बहुत
करीबी है जो वो बह रहा है। तो ऐसे में तमाम जगह हैं जो उत्तर प्रदेश की वो इस वक्त बाढ़ग्रस्त है और मानसून उसमें घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि लगातार बारिश से कहीं ना कहीं और भी परेशानी बढ़ रही है। अयोध्या में भी आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 50 जिलों के लिए, वहीं 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है और जिस जगह पे अलर्ट है कम से कम वहां पे तो सावधानी बरतनी ही चाहिए और साथ ही साथ लोगों को निकलने से पहले मौसम अलर्ट के बारे में जरूर जानकारी भी लेनी चाहिए। एक और खबर है, उस खबर के बाद आपको बता दें, खबर है कानपुर देहात से, जहां पर बीजेपी ने अपने 2 पूर्व जिला अध्यक्षों और एक पूर्व सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कानपुर देहात से एक खबर आ रही है जहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर जो पूर्व सांसद हैं और 2 पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया और साथ ही साथ उन्होंने सॉरी आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर वो पार्टी के विपरीत जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अनिल शुक्ला वारसी हैं पूर्व सांसद, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और हाल फिलहाल में जिस तरीके से वो धरने पर बैठ गए थे तो कहीं ना कहीं पार्टी बड़ी असहज स्थिति में पहुंच गई थी और आज इसीलिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब देखने वाली बात होगी उन पार्टी के इस नोटिस पर वो क्या जवाब, किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।